इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कुछ फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। सीओपी जो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हो गया कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और इसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आर ई टर्म यूज करते हैं, या फिर क्यू टू, मतलब कि अगर टी वन और टी टू दो टेम्परेचर का लिमिट है और क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट को हमें वर्क इनपुट दे करके हायर टेम्परेचर पे लेके जाना है, क्यू वन पे लेके जाना है, तो क्यू टू डिवाइडेड बाई दी वर्क इनपुट हो गया। और सीओपी जो होगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाई पावर भी होगा। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होगा मास फ्लो रेट इंटू आर ई होगा। ठीक है, आर ई मतलब क्यू टू होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा है फिश प्रॉब्लम, मतलब कि हमें पता है कि सी ओ पी इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाई पी इनपुट है। अब पी इनपुट जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा, और पी इनपुट मतलब पावर इनपुट है। अब इसका जो है सी ओ पी थ्योरेटिकल जो होगा बेसिकली टी टू बाई टी एच माइनस टी एल होगा, टी हायर माइनस टी लोअर होगा। अगर कुछ मीन्स वगैरह दिया हो, जैसे कि सी ओ पी एक्चुअल इक्वल टू 0.3 टाइम्स सी थ्योरेटिकल, तो हम क्या करेंगे, सी ओ पी एक्चुअल दिया हुआ है, थ्योरेटिकल दिया हुआ है, कुछ मिसिंग होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि टू गेट द टाइम टेकन टू अचीव द कूलिंग, कूलिंग को अचीव करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, मतलब लगेगा। टाइम की बात कर रहा है, क्या बोला है, टाइम टेकन कितना लग रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई कोई फ्रीजिंग पॉइंट है, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का ही देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होता है। तो वही है कि भाई मछली मतलब इतना पर था, सपोज करो कि फिश जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पर था, अब उसको -10 डिग्री पर स्टोर करना है। ठीक है, और जो फिश का जो बेसिकली जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितने पर है, -5 डिग्री सेल्सियस पर है, दिया हुआ है सपोज करो। तो -5 डिग्री सेल्सियस है ना, पहले यहाँ से लेके हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर -5 से -5 स्टेट चेंज होगा, एम एल एफ से होगा। यहाँ पर एम सी डेल्टा टी हो गया, और यहाँ पर भी एम सी डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब पावर का जो है एनर्जी बाई टाइम होता है। ठीक है, टाइम का क्या निकल के आया, ई बाई पी निकल के आया। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ से क्या निकल के आएगा, एनर्जी निकल के आएगा, डिवाइड बाई टाइम होगा। तो पावर हमने यहाँ से निकाला हुआ है, पावर इनपुट वगैरह। ठीक है, और एनर्जी इतना चाहिए, टाइम कितना लगेगा, हमें यहाँ से तुरंत निकाल कर दे देंगे। अब वी सी आर एस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो इफ नथिंग इज गिवन देन वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस इज द टी, दिस इज द एस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। सो दिस इज द कंप्रेसर। ठीक है, दिस इज द condenser, this is the evaporator, this is the throttling valve, and this is the refrigeration effect, this is the w of the pump, work of the pump, and this is the condenser. If this is the q addition, this is the q rejection. The okay, and then the work input in the pump can also be given by q addition minus q rejection. Okay, in subcooling, what happens, this is the subcooling. Okay, so initially it was from here to there, but now during the subcooling टेम्परेचर विल गो डाउन। ओके, सबकूलिंग में क्या होगा कि टेम्परेचर आपका जो है नीचे आएगा। ठीक है, सबकूलिंग क्या ना, टू वे, दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। एक है कंडेंसर, दूसरा हीट एक्सचेंजर। कंडेंसर मतलब बोले तो ये रहा, कंडेंसर में ही सब कूलिंग हुआ तो कोई बात नहीं है, चुपचाप यहाँ से आप टेम्परेचर को यहाँ पर ड्रॉ कर देना। ठीक है, लेकिन अगर बोलेंगे कि हीट एक्सचेंजर में हुआ है, हीट एक्सचेंजर में हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो 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 ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो आउटलेट होगा ना, वो बेसिकली सॉरी ये हमारा कंप्रेसर यहाँ गया। ठीक है, तो ये कंडेंसर गया। अब कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का इनलेट पर ना थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ में हीट एक्सचेंज करेंगे। तो वही हो रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होकर जाएगा। और ये जो हीट 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 यहाँ पर जो हुआ है, ये कहाँ से, या कहाँ पे एक्सचेंज करेगा, यहाँ पे एक्सचेंज करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए हमारा यही रहा, पर्पज यही है कि इनलेट पे भी हीट एक्सचेंजर होगा। दो बॉडी चाहिए होगा इसके लिए एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। सुपर हीटिंग दो तरीके से होगा, एक होगा एवापोरेटर में, एवापोरेटर में होगा सुपर हीटिंग, मतलब ये चुपचाप ये हीट हो गया, नो इश्यू। अगर हीट एक्सचेंजर में है तो सेम, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कूलिंग हो या सुपर हीटिंग हो, हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहा है तो इसको आप ऑलवेज बढ़ाइए, इसको जो ऑलवेज कम कीजिए। ठीक है, सो अगर सब कूलिंग भी हो कंडेंसर में एंड हीट हीट एक्सचेंजर भी हो, तो पहले सब कूलिंग वाला जितना बोलेगा उतना कर देंगे, फिर इस डिग्री के बाद हीट एक्सचेंजर वाला का ड्रॉप होगा, और यहाँ पे जो है जितना यहाँ है ड्रॉप
जितना यहाँ भी हीट का है वहाँ इतना पर ही एमसीडीटी यहाँ और ये वाला एमसीडीटी दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि लिक्विड एमोनिया इज अंडर कूल टू 30 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द कंडेंसर। अब इनसाइड द कंडेंसर बोल रहा है तो भाई ये सब कूल सिंपली यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 30 डिग्री तक बोला था तो हमने 30 डिग्री यहाँ तक लगा दिया। एमोनिया लिव्स कंप्रेसर ड्राई एंड सैचुरेटेड। तो क्या बोल रहा है कि एमोनिया ने कंप्रेसर को छोड़ा है ड्राई और सैचुरेटेड। तो देखो ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का ये इनलेट पॉइंट है और ये लिविंग पॉइंट है, तो ये ड्राई एंड सैचुरेटेड है, मतलब बिल्कुल ग्राफ पर ही बनाना है, ठीक है। आउटलेट ऑफ कंप्रेसर इज हेंस ड्राई एंड सैचुरेटेड, इनलेट पॉइंट 1 लाइज इन द वेट रीजन। तो इनलेट पॉइंट अगर ये यहाँ पर है तो इनलेट पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, वेट रीजन में लाई करेगा, ठीक है। एज्यूम सिंपल सैचुरेशन साइकिल। सिंपल सैचुरेशन साइकिल बोलेगा एग्जाम में लिख के देगा कि एज्यूम करो सिंपल सैचुरेशन साइकिल, तो हम क्या करेंगे, जो कंप्रेसर का इनलेट होगा वो बिल्कुल यहाँ पर बनाएंगे, सैचुरेटेड सैचुरेटेड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और ये ऊपर ऊपर करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लेके जाना है, इतना याद रहा है सिंपल वाले में। और फिर इसको एग्जैक्टली कंडेंसर यहाँ पे ख़त्म करना है और फिर यहीं से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। एडियाबेटिक एफिशिएंसी वगैरह दे दे तो कोई बात नहीं है, बेसिकली जाना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा ड्रॉप होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी करके हम ये वाला निकाल सकते हैं। द रेफ्रिजरेंट वेपर कमिंग आउट ऑफ इवापोरेटर आर सुपर हीटेड बाई 5 डिग्री सेल्सियस एंड देन पास्ड थ्रू रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर टू कूल रेफ्रिजरेशन कमिंग आउट ऑफ द हीट एक्सचेंजर। मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे दो चीज हो रहा है, एक तो सुपर हीट कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस से ऑन एंड देन पास थ्रू द रीजेनरेटिव हीट एक्सचेंजर। तो यही है कि सबसे पहले क्या हुआ, ये भाई सबसे पहले हीट बोल रहा है ना, इसको सुपर हीट किया है 5 डिग्री सेल्सियस से, तो सुपर हीट हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुपर हीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हीट एक्सचेंजर वाला पर्सन शुरू हुआ, इसके कारण थोड़ा राइज होगा और ये जितना एनर्जी है इस सेम एनर्जी यहाँ पर हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट। और इस केस में देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अगर हम सुपर हीट कर रहे हैं, सुपर हीट कर रहे हैं इवापोरेटर के अंदर ही, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन पॉइंट जो है, मतलब इवापोरेटर के अंदर ही बोला है ना, तो इवापोरेटर के अंदर ही ये इन हुआ और ये आउट हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, तो इसीलिए 1 - 4 हो गया, ये 1 - ये 4 हो गया, ठीक है। इससे ऊपर वाले केस में कहीं भी इस तरह का था क्या, सब कुल्ड किया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ हीटिंग किया, बोला कि भाई सब कूलिंग कंडेंसर में हो रहा है और हीट एक्सचेंजर भी लगा हुआ है, तो सब कूलिंग हुआ ना, सब कूलिंग हुआ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो हीट एक्सचेंजर हमारा यहाँ से यहाँ हो गया। इसके बाद हीट एक्सचेंजर है तो कोई बात नहीं है, हमारा जो रिफ्रेशन इफेक्ट है वो यहीं तक होगा, क्योंकि ये वाला जो हीट एक्सचेंजर है मतलब इस तरह से जा करके, इस तरह से जा करके आपका जो है हीट एक्सचेंज कर रहा है, तब मतलब ट्यूब के ऊपर ट्यूब लपेटा हुआ है हीट एक्सचेंज करने के लिए बस। अब देखो द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर एट एग्जिट ऑफ हीट एक्सचेंजर इज 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है एट द एग्जिट ऑफ हीट एक्सचेंजर के एग्जिट में, तो हीट एक्सचेंजर क्या हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस है। रेफ्रिजरेंट इज सब कूल टू 36 डिग्री सेल्सियस एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर टेम्परेचर 40, तो कंडेंसर टेम्परेचर हमने 40 बना दिया। आप बोल रहा है कि रेफ्रिजरेंट इज सब कूल टू 36 डिग्री सेल्सियस, तो सब कूल्ड किया है, सबसे पहले सब कूल्ड करेंगे, अगर हीट हीट एक्सचेंजर भी दिया हो और सब कूलिंग भी दिया हो तो सबसे पहले सब कूलिंग करेंगे, ये लो मैंने लाल वाले से कर दिया सब कूलिंग, ठीक है। 36 डिग्री तक लेकर के आया, इसके बाद क्या बोला, टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर एट एग्जिट ऑफ हीट एक्सचेंजर इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद मतलब हीट का एक्सचेंज होगा और यहाँ पर भी हीट का एक्सचेंज हुआ। हेयर सब कूल्ड एंड हीट एक्सचेंजर बोथ हो रहा है बाय डिफॉल्ट, पहले सब कूलिंग करो देन हीट, पहले सब कूलिंग करो देन हीट एक्सचेंजर का इफेक्ट देखेंगे, इसके बाद हीट एक्सचेंजर का इफेक्ट देखेंगे। सिंस जब भी दो चीज़ दिया जाता है उस समय सब कूलिंग या फिर सुपर हीटिंग को कंडेंसर या एवापोरेटर में मानना होता है, तो सब कूलिंग हुआ तो हम यहाँ मानेंगे कंडेंसर में मानेंगे, सुपर हीटिंग हुआ तो हम एवापोरेटर में मान के चलेंगे, ठीक है। पहले सब कूलिंग या फिर सुपर हीटिंग दिया या सब कूलिंग दिया, पहले सब कूलिंग करो भाई, सब कूलिंग एवापोरेटर में होगा बाई डिफॉल्ट, सुपर हीटिंग हीट एक्सचेंजर में होगा, पहले ये करो इसके बाद हीट एक्सचेंजर लगाए, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। इफ पॉइंट 3 और 4 बोथ इज कम्बाइंड, अगर हम पॉइंट 3 ये यानी कि ये वाला जो चीज़ है कि भाई हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है, इसके बाद मतलब पहले सुपर हीटिंग किया हमने, सुपर हीटिंग किया इवापोरेटर में,
और हीट एक्सचेंजर लगाया और यहाँ पर सब कूलिंग भी किया। मतलब तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले सब कूलिंग कर लेंगे कंडेंसर में, यहाँ पर सुपर हीटिंग कर लेंगे इवापोरेटर में, इसके बाद हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हीट आर ई क्या होगा, आर ई जो होगा 9 से लेकर के सुपर हीट तो इवापोरेटर में हुआ है ना, तो 1 हमारा 2 बन गया, तो ये H2 माइनस H9 हो गया, ठीक है दोस्त। टू शो द कंप्रेशन इन द पीएच कर्व, अब भाई कंप्रेशन को पीएच कर्व में कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका पी है, ये आपका एच है। तो देखो पीएच में है ना प्रेशर जो हमारा कांस्टेंट रहता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल बन गया, ये भी हॉरिजॉन्टल बन गया। कंप्रेशन जो होगा इस तरह से बनाना है, ठीक है दोस्तों। प्लॉट ऑफ 5 ऑन पीएच कर्व, अब प्लॉट ऑफ 5 मतलब इसको कैसे बनाएंगे पीएच कर्व पे, देखो ये जो लाइन हमने ऐसे बनाया था डेट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमने बना दिया है, ठीक है दोस्त। इसका भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया हमने, ठीक है। अब देखो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 थोड़ा सा आगे है, 3 थोड़ा सा आगे है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर हमने बना दिया, 1 2 3 बना दिया। अब ये क्या है, ऐसे बनाना पड़ेगा कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। और जो हमारा ये टी और एस का डायग्राम है, और ये वाला प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट इंथैल्पी वाला प्रोसेस होता है ना, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। और यहाँ पे चूंकि हम पी बना रहे हैं और ये एच बना रहे हैं, और एच कांस्टेंट है, मतलब एच क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है दोस्तों। थिंक वॉट एवर मे बी इन द डोम नॉट आउटसाइड, ठीक है। लिक्विड एमोनिया एट 21 डिग्री सेल्सियस इंटर्स द एक्सपेंशन वॉल्व, अब एक्सपेंशन वॉल्व 21 डिग्री पे कर रहा है। साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन प्रेशर लिमिट 0.8 मेगा पास्कल से 1 मेगा पास्कल, दैट इज बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि लिक्विड एमोनिया बोला गया है, क्या बोला गया है, लिक्विड एमोनिया बोला गया है। लिक्विड एमोनिया इंटर्स एक्सपांशन वॉल्व, भाई लिक्विड एमोनिया इंटर्स एक्सपेंशन वॉल्व, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया क्यों खास है, रेफ्रिजरेंट और लिक्विड अमोनिया। अब तुम सोचोगे भाई लिक्विड अमोनिया क्या मतलब है, मतलब कुछ भी है, एंटर कर रहा है बस, नहीं, लेकिन यहाँ पे ना लिख के दिया स्टेट के लिए लिक्विड है, इंटर्स द एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। लिक्विड अमोनिया इंटर्स एक्सपेंशन वॉल्व दैट सबकूल टेक्स प्लेस इन द कंडेंसर इटसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ ग्राफ इस तरह से हमारा बनता है, नॉर्मली हम लोग वेपर साइकिल यहाँ से बनाते हैं, लेकिन अगर लिक्विड अमोनिया बोला है मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे सब कूलिंग हो गया ना दोस्तों, तभी तो लिक्विड स्टेट में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सब कुल टू प्लेस इन कंडेंसर इटसेल्फ, इसका मतलब ये देयर इज नो टॉक ऑफ हीट एक्सचेंजर, सो कंफर्म्स दैट इट इज सब कूलिंग केस ओनली हियर। इस केस में बोला नहीं गया है कि कोई हीट एक्सचेंजर है, तो हम मान लेंगे कि लिक्विड अमोनिया बोला मतलब सब कूलिंग हुआ कंडेंसर में, उस तरह से आपको गेस करके आगे न्यूमेरिकल बनाना है। तो सब कूलिंग हुआ है 21 डिग्री सेल्सियस तक, जो बात कर रहा था कि 21 पे एंटर हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर लिमिट वगैरह दी हुई है 40 और -10 डिग्री सेल्सियस, 40 यहाँ पर दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल पहले अगर आप ग्राफ बनाते हैं टी और एस प्रॉपरली, तो आपका न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। Between temperature limit -8 and 30 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेंट इज सबकूल्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब दो टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है, 30 डिग्री सपोज करो, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, दो टेम्परेचर लिमिट हमें दिया है। अब बोला कि सबकूल्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वॉल, मतलब वेपर इज सुपर, और दूसरा लिखा हुआ है कि वेपर इज सुपर हीटेड टू 6 डिग्री सेल्सियस बिफोर लिविंग द इवेपोरेटर कॉइल। बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वॉल मतलब सब कूलिंग हो गया कंडेंसर में, मतलब यहाँ पर सब कूल किया है। बिफोर लिविंग द इवेपोरेटर कॉइल मतलब यहाँ से कंप्रेसर में जाने से पहले थोड़ा सा सुपर हीट हुआ है, तो मतलब ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब रिप्रेशन इफेक्ट क्या होगा, चूंकि यहाँ हीट एक्सचेंजर नहीं है, तो सारा इफेक्ट लेंगे हम, 7 से लेकर के 2 तक जाएगा, ठीक है। ये सुपर हीटिंग और ये सब कूलिंग है, दैट्स इट। द रेफ्रिजरेंट इज सबकूल्ड बाई 15 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वॉल्व बाई ड्राई सैचुरेटेड वेपर लिविंग द कंडेंस इवापोरेटर। मतलब ये पढ़ने के बाद ये मालूम चल रहा है कि सबकूल्ड बाई 50 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वॉल्व। अगर सिर्फ इतना ही लिखा हो तो मतलब 100% श्योर है कि सब कूलिंग होता। यहाँ पे क्या लिखा है कि रेफ्रिजरेंट इज सबकूल्ड बाय 15 डिग्री सेल्सियस बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वॉल्व बाय ड्राई सैचुरेटेड वेपर लीविंग द इवेपोरेटर। मतलब यहाँ लिखा ना कि कैसे हुआ है, बाय बोला, बाय बाय ड्राई सैचुरेटेड वेपर लीविंग इवेपोरेटर, मतलब इवापोरेटर से जो निकल रहा है ड्राई सैचुरेटेड वेपर, इसी की वजह से यहाँ पे सब कूलिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बिफोर एंटरिंग एक्सपेंशन वॉल, एक्सपेंशन वॉल में जाने से पहले ये इसका सब कूलिंग हो गया। कैसे हो गया, कैसे हो गया, दो जी यहाँ इसके कारण हुआ, ठीक है। ड्राई सैचुरेटेड वेपर लिविंग द इवापोरेटर, ठीक है। बेसिकली ये इवापोरेटर है ना, तो यहाँ से चीज़ें ठंडा होकर निकलती है और यहीं से हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। और ये अभी भी ये एग्जिट इवापोरेटर के एग्जिट पर भी काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है। तो और कंप्रेसर में जाएगा तो इसका टेम्परेचर वैसे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर हमें कंडेंसर से ठंडा करना पड़ता है। तो कंडेंसर से ठंडा तो कर दिया,
अभी ठंडा ये इतना गर्म हो गया था कि अभी भी ये टेम्परेचर हायर साइड में है देन दिस, तो इसको अगर यहाँ पे टच करा दें हम तो उसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर लगाना, ठीक है। तो वही वो है, अगर सिर्फ इतना ही लिखा हो तो 100% सब कूलिंग होगा। सिंपली ये लिख के दे कि सब कूल बाय 15 डिग्री सेल्सियस, तो भाई सब कूलिंग होगा। लेकिन यहाँ पे लिख के दिया ना, इसके आगे लिखा हुआ है कि बाई ड्राई सेचुरेटेड वेपर, इसका मतलब सब कूलिंग को ड्राई सेचुरेटेड वेपर ने कराया है। इवापोरेटर के आउटलेट की बात कर रहा है वो, इसका मतलब पक्का हीट एक्सचेंजर लगा होगा, ठीक है। इट मीन्स हेयर सब कूलिंग is by heat exchanger, so by default there will be superheating in the heat exchanger। तो सब कूलिंग यहाँ पर हुआ तो बाय डिफॉल्ट सुपरहीटिंग होगा, तो एफिशिएंट इफेक्ट हमारा यहाँ से लेकर के सिर्फ 1 तक होगा, ठीक है दोस्त। फर्स्ट स्टेप, आइए देखते हैं कुछ इंथैल्पी वगैरह कैसे करेंगे कैलकुलेट, फाइंड ऑल द पॉइंट इंथैल्पी वैल्यूज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे हमारा पहले टारगेट रहेगा कि हर जगह इंथैल्पी निकाले हम, ठीक है। तो H1 कैसे निकलेगा, H1 जो है वेरी नॉर्मली है भाई। देखो एक होगा हमारा G फॉर गैस स्टेट, ठीक है, F फॉर फ्लूइड स्टेट, ठीक है। मतलब ये फ्यूजन की बात कर रहा है यहाँ, ये वाला जो है ना, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट प्रॉपर्टी को F बोलेंगे, यहाँ वाले को G बोलेंगे, ठीक है दोस्त। तो H1 क्या है भाई, Hg हो जाएगा टेम्परेचर, इस वाले टेम्परेचर पर Hg हो जाएगा, ठीक है। 3 कैसे निकलेगा, तो 3 निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इस TC वाले टेम्परेचर पर हमारा HF हो जाएगा, ठीक है, HF हो जाएगा TC पर। H4 क्या है, H4 क्या है, देखो T3 से थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, क्या कम करना पड़ेगा, CP डेल्टा T यहाँ था, ठीक है। तो वही किया हमने, CP लिक्विड का लिया है, किस पर लेंगे, यहाँ का ले लें, टी का ले लें, नहीं नहीं नहीं, यहाँ का लेना पड़ेगा ना, टीसी का लिया है, और टेम्परेचर डिफरेंस T3 - T4 किया है। H5 क्या होगा, H, देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ का एंथैल्पी बराबर यहाँ का एंथैल्पी, ये हो गया। फिर H2 कैसे निकलेगा बता भाई। तो H2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का जो इंट्रोपी होगा वो यहाँ का इंट्रोपी होगा, क्योंकि डायग्राम हमारा इंट्रोपी का है और ये वर्टिकल लाइन है, तो मतलब एस यहाँ का बराबर एस यहाँ का होगा, ठीक है। वही किया हमने। S1 जो है निकल के आ जाएगा एस जी एट द टी, ये टी टेम्परेचर पर यहाँ का एस जी निकल के आ गया, ठीक है, ये S1 हो गया। S2 कैसे निकलेगा जी, अब देखो S2 निकालने के लिए ना, S2 निकालने के लिए अगर हमें यहाँ का S2 पता है, यहाँ का तो पता ही होगा ना, एस जी होगा TC टेम्परेचर पर, तो हमारा S2 डेक्स निकल के आ जाएगा। तो S2 डेक्स निकल के आ गया, एस जी आर टू डेक्स, ठीक है, प्लस क्या, CP इंटू LN T2/T1 है ना, वही है CP वेपर का लेंगे, इस साइड वेपर होगा, टेम्परेचर T, CP भाई कौन सा टेम्परेचर भाई, TC टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, TC टेम्परेचर पे होगा। अब LN T2/T1 कर देंगे, तो हमारा ये वाला इंट्रोपी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, CP टेम्परेचर, ये LN T2/T1, ओनली T2 इज अननोन, यहाँ पर ये सारा पता है हमें, ये टेम्परेचर पता है, बस ये अननोन है, तो हमें यहाँ से T2 निकल के आ गया, ठीक है दोस्त। तो T2 निकल के आ गया, अब H2 कैसे निकलेगा, H2 यहाँ का कैसे आएगा, तो कुछ नहीं, पहले हम H2 डेक्स निकालेंगे। H2 डेक्स मतलब क्या है, यहाँ का H2 कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, Hg हो जाएगा ना, Hg टू, इस वाले पॉइंट पे जो Hg होगा इस टेम्परेचर पर, डेट विल बी H2 डेक्स, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा Hg एट द H2 डेक्स, प्लस CP भी डेल्टा टी, CP भी डेल्टा टी, मतलब हम समझ में आ गया है ना, इसमें डेल्टा डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी का मतलब T2 - T2 डेक्स हो गया, T2 हमने यहाँ से निकाला हुआ है और T2 डेक्स हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ही निकाल लेंगे। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, H5 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, RE है, RE है। तो डब्ल्यू इनपुट क्या है, H2 - H1, डब्ल्यू इनपुट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हीट इनपुट कितना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, COP कितना है, COP मतलब कुछ नहीं, RE डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, खत्म, वॉट एवर निकल के आएगा आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारा TC है, ये हमारा TE है, ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिया हुआ है, H1 इज Hg एट द TE, है ना, H1 हमें मिल गया। H4 हमारा, हमने यहाँ H4 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो Hg हो जाएगा T4 पर, वेरी नाइस। H5 क्या है, H5 हमारा ये वाला पॉइंट है, HF हो जाएगा, HF हो गया TF पर। नाउ टू गेट T3 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, S2 इक्वल टू S3 निकल करेंगे, S2 S3 करेंगे यहाँ से पहले के जैसे। अब S2 में क्या होगा कि S1 होगा प्लस CP LN T2/T1 होगा, और यहाँ पर हम ये किसकी बात कर रहे हैं, S2 की बात कर रहे हैं। वेयर इज S2, देखो अब पहले वाले में क्या था कि यहाँ से डायग्राम यहाँ पे जाता था, तो यहाँ का S1 निकालना आसान था, S1 विल बी इक्वल टू SF, जैसे पहले वाले केस में था, ये बहुत आसान निकालना था S1, सिंपली 1 वाले पॉइंट पे जो SF होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी पहले हिट हुआ है ना, 2 पे चला गया, तो S2 कैसे निकलेगा, 1 में S1 प्लस CP LN T2/T1, यहाँ पे R S4, और ऊपर वाले में भी S4 प्लस CP LN T3/T4 हो गया, ठीक है दोस्तों। एवरीथिंग विल बी नोन एक्सेप्ट एक टेम्परेचर अननोन होगा, वो निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। सिमिलरली H3 विल बी व्हाट, H3 कौन सा है, H3 यहाँ पर हो गया H4 प्लस CP डेल्टा टी हो गया, ठीक है, वही हमने यहाँ पर किया है। और H2 हो गया H1 प्लस CP डेल्टा टू बाई मतलब डेल्टा टी हो गया। अब देखो CP जो है ना, वेपर का भी दिया हुआ है, लिक्विड का भी दिया हुआ है, कहाँ पर कौन सा लेना है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है,
ये जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन करना में है, और यहाँ जो होगा 40 डिग्री सेल्सियस इस तरह से दिया होगा, ठीक है। तो ये जो होगा लिक्विड साइड में हो गया, ये है ये गैस साइड में हो गया, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो सीपी पेपर सीपी लिक्विड, ठीक है। T2T1 विल बी नोन जनरली, इफ नॉट गिवन देन यूज हीट एक्सचेंजर H2 माइनस H1 इक्वल टू H5 जनरली तो सारा टेम्परेचर दिया रहेगा, लेकिन अभी एक हीट एक्सचेंजर का ना बहुत अच्छा चीज कॉन्सेप्ट ये भी है कि भाई यहाँ पे जो हीट होगा वो यहाँ पर भी हीट होगा, मतलब कि 1 से 2 के अंदर Q1 से 2, ठीक है, जो कि एम सी, अगर लिक्विड है तो लिक्विड डेल्टा टी, यहाँ का एम सी डेल्टा टी और यहाँ का एम सी डेल्टा टी बराबर करेंगे। सी हमें दिया रहेगा, और चार टेम्परेचर 1 2 3 5 6 में से चार टेम्परेचर में से मान लो 3 दिया हुआ है तो एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर हम वैसे भी निकाल सकते हैं। इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4, S2 तो निकल गया, S2 इक्वल टू सिंपली S1, ठीक है। एस वन कैसे निकलेगा बता भाई। S1 कैसे निकलेगा, यहाँ का हमें पता है SG है, यहाँ का मुझे पता है SF है, ये तो मुझे नहीं पता ना। तो हमें लेना क्या है, हमें H1 निकालना है। तो S1 कैसे निकलेगा नहीं पता। अब S2 कैसे निकलेगा, एस टू तो सिंपल है, SG@T2 है ना। T2 पर क्या है हमारा, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे क्या है, SG की वैल्यू निकल के आ गया। अब S1 कैसे निकलेगा, SF, यहाँ वाला SF प्लस एक्स टाइम, एक्स क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमने लिखा है डिबट टाइम एफ जी क्या होता है, SG-SF, तो वही है, दिस माइनस दिस पूरा होल का होगा, ये बोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक SG-SF @ टी वाले टेम्परेचर पर हमें S1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता है S2 दिया मालूम हो जाएगा इस तरह से, और S1 में हमें SF SG सब दिया रहेगा, तो एक्स यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब एक्स निकल के आ गया तो हमारा H1 इक्वल टू एच प्लस एक्स टाइम जब निकल के आ जाएगा टी टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हमें क्या निकलेगा, 1 पॉइंट का निकल के आ जाएगा। देखो व्हेन देयर इज हीट एक्सचेंजर ऑलवेज हमें यूज करना है कि डेल्टा एच हीट एक्सचेंजर 1 बराबर डेल्टा एच हीट एक्सचेंजर 2, ये यूज करना है। और यहाँ पे H2 - H1 इक्वल टू H5 - H6 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा कि ये लिक्विड साइड में होता है, तो सीपी वेपर, सॉरी सीपी देखो, जो कंप्रेसर का साइड है वो सीपी वेपर इंटू T2 - T1 इक्वल टू सीपी लिक्विड, ठीक है। सीपी लिक्विड T5 - T6, तो यहाँ पे जो होता है लिक्विड वाला रीजन होगा, यहाँ वाला जो होगा वेपर वाला रीजन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ऊपर मैंने कहीं गलती कुछ बोला है तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्रेसर के साइड वाला है नीचे वाला, अगर हीट एक्सचेंजर कहीं भी हो रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेपर वाला पोर्सन, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड वाला पोर्सन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डोम बना हुआ है इसके इस साइड में वेपर है, इस साइड में लिक्विड है, तो ये लिक्विड और ये वेपर, ठीक है दोस्तों। तो वही 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 हमने यहाँ पर लिखा है कि सीपी वेपर T2 - T1, यहाँ पे T5 - T6, दिस इक्वेशन में भी यूज्ड इफ क्या लिखा हुआ है, मतलब इफ सम मोर वेरिएबल इज देयर, ठीक है। तो आप कुछ T2 वगैरह निकाल सकते हो। मेथड टू कैलकुलेट द मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कैसे निकलेगा भाई, हमारे पास 3 तरीके निकल के आ गया। पहला तो ये है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी MRE होता है, और दैट इज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बेसिकली टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन भी होगा, दैट विल बी M डेक्स इंटू H1 - H4 होगा, H1 से लेकर के H4, है ना। हमें मतलब ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब पावर की बात करते हैं। पावर, और दूसरा तरीका ये है कि पावर इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू वर्क इनपुट होता है, ठीक है। अब पावर किलोवाट में दिया होगा, मास फ्लो रेट दिया होगा, वर्क इनपुट जो होगा बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट H1 हो जाएगा, ठीक है। हम निकल के आ गया। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। इस वाले में अंदर क्या है, रिप्रेजेंट कैपेसिटी इक्वल टू मास इनटू रिप्रेजेंट इफेक्ट निकलेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की अगर बात कर रहा है तो वो आर की बात कर रहा है, तो M.RE हमारा टी आर निकल के आ गया, एक ही हो गया। दूसरा हो गया कि भाई कंप्रेसर के इनपुट से, अगर कभी कभी इसका भी तो पावर इनपुट पता होगा, वर्क इनपुट इंटू मास फ्लो रेट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ द कंप्रेसर, तो वहां से भी निकल सकता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड में लेके जाना है एट द इनलेट या फिर इंडक्शन टू द कंप्रेसर, है ना। भाई यहाँ पर इनलेट टू द कंप्रेसर पे क्या वॉल्यूम फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, स्विफ्ट वॉल्यूम होगा, दैट विल बी द π/4 डी स्क्वायर इंटू एल इंटू एन बाई 60 इंटू के। भाई 60 हमने किस लिए किया, टू अकाउंट फॉर रेट दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड में लाने के लिए हमने। वैसे तो π/4 डी स्क्वायर एल इंटू एन इंटू के होता है, यहाँ पर केयर बाई 60 मतलब 60 किया है ताकि पर सेकेंड में चला जाए हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट, मीटर क्यूब पर सेकेंड में हो जाए। देखो यहाँ पर एन जो है, एन एन होगा अगर 2 स्ट्रोक एक्टिंग है तो, एन इक्वल टू N/2 होगा अगर 4 स्ट्रोक है तो, एन इक्वल टू 2n होगा अगर डबल एक्टिंग है तो। सिंपली आईसी इंजन वाला कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम इनलेट, वॉल्यूम ये स्पेसिफिक वॉल्यूम इनलेट हो गया, डिवाइडेड बाई π/4 डी स्क्वायर एल इंटू N/60 इंटू की हो गया। मोस्टली यूज इन दिस फॉर्म, 99% केस में हमें इस वाले फॉर्म में यूज करना है, ठीक है दोस्तों।
टीसी टीई मतलब कंप्रेसर का टेम्परेचर और इवेपोरेटर का टेम्परेचर, ये 1 पॉइंट है। ये यहाँ का V1 क्या हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू सिंपली VG एट द टी हो गया, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें ना, ये V इनलेट कहाँ से आएगा, तो वही मैंने बताया यहाँ पर आपको कि भाई ये तो थर्मोडाइनमिक्स से आएगा ना, VG एट द टी, वेरी नाइस। दूसरा क्या है, वी इनलेट V2। वी इनलेट V2 मतलब क्या है भाई, ये बताओ। अब देखो यहाँ पर हमारा वी इनलेट यहाँ से एंट्री नहीं कर रहा, कंप्रेसर यहाँ से कर रहा है, तो V2 निकलेगा। V2 कैसे निकलेगा, V1 के बराबर तो होगा नहीं वो। तो बी सिंपली पहले वाली कॉन्सेप्ट है कि V1 इक्वल टू VG एट द टी गिवन द टेबल, सो वी नीड टू फाइंड T2 बाय यूजिंग रिलेशन। अब हमें यहाँ का तो निकल जाएगा, लेकिन हमें ये वाला टेम्परेचर नहीं पता है, तो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड यूजिंग द रिलेशन। क्या पता करना पड़ेगा, तो भाई ये 1 से लेके 2 वाला जो प्रोसेस है, दैट इज एट द कांस्टेंट प्रेशर। सो वी P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सिंस ये जो प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन, देयर P1 इक्वल टू P2। सो इस वाले क्वेश्चन में P1 और P2 को हम कट कर देंगे, तो बचेगा क्या, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अब V1 बाई T1 जो होगा नोन है, और V2 हमें निकालना है, T2 नोन दिया हुआ था, V2 निकालना है, तो V2 कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स से V2 निकल के नहीं आ रहा है, तो हम P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर एंट्री कर रहा है तो वॉल्यूम ये लेना है, तो एम V2 निकल के आ जाएगा, V2 ऐसे निकल के आ जाएगा, हमारा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इफ वी इनलेट इज गिवन इन पर मिनट, मान लो कभी कभी वी इनलेट पर मिनट में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर बाई 60 से डिवाइड नहीं करेंगे, या फिर अगर करना होगा तो यहाँ को 60 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें केयरफुली यूनिट चेक करते रहना है। नॉट आस्क इन ईएसजी, मोस्टली आस्क इन आईसी इंजन केस, बट फॉलो सेम थिंग। थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, देखो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम व्हिच इज बीइंग एंटर्ड इनटू द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय द पी थ्योरेटिकल और पी स्वेप्ट वी से। तब पी थ्योरेटिकल डिस्प्लेसमेंट की दैट विल बी बेसिकली पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एल इनटू एन बाय 60 इनटू के इनटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, है ना। मतलब इस वाले फॉर्मूला को यूज करके पी थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा, बताओ। थ्योरेटिकल पी कितना होगा, मतलब ये पी एक्चुअल कितना होगा, सॉरी वी एक्चुअल जो होगा, वी एक्चुअल जो हम बता रहे हैं वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है, जिसको थ्योरेटिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, ये वाला चीज इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एल एन 6 इनटू के, ठीक है। बट इफ सिग्मा वी, बट इफ जो हमारा ये जो एफिशिएंसी वी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं मेंशन किया हुआ है, देन वी विल टेक 100%, देन दिस विल इटा वी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम इनलेट, ठीक है। सो थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरह से बोला जाए, मतलब कि हमें वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, अगर दिया होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला में ये करेंगे, ठीक है। सो थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द इनलेट, मास वॉल्यूम इनलेट, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू वी इनलेट डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल इनटू एन बाय 60 इनटू के। अब टेबल ये हमें वी स्क्वायर इनलेट जो है हमें स्टीम टेबल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये डी स्क्वायर एल जो है ना, डी टू एल का हमेशा जनरल रेशियो देगा, डी और एल का रेशियो दे देगा, और या तो डी या तो एल कुछ पूछ लेगा आपको, ठीक है। और ये जो है ना एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको डायरेक्टली देगा, या फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू 1 प्लस सी माइनस सी बाई P2 बाई P1 इनके पावर 1 बाई एन, है ना। 1 प्लस सी माइनस सी टाइम P2 बाई P1, ठीक है। 2/1 होगा, P2 बाई P1 के पावर 1 बाई एन दिया रहेगा। और सी क्या होता है, सी क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, परसेंटेज में दिया होगा। मान लेते हैं कि सी 4% दिया हुआ है, तो आपको यूज क्या करना है, 0.04 यूज करना है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में। तो मॉडल स्टोरी यही है कि भाई इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, और जनरली डी और एल निकालना रहता है। अब देखो, सीओपी एडियाबेटिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी को कैसे इनकाउंटर करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में। तो देखो, एफिशिएंसी मैकेनिकल मान लेते कि दिया हुआ है, एडियाबेटिक भी दिया हुआ है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल सीओपी क्या है, एक्चुअल सीओपी क्या है पूछ रहा है। इस वाले से हमें निकल के आ गया कि भाई आर इक्वल टू 1 - 4 हो गया, ठीक है। सीओपी इक्वल टू आर ई डिवाइड बाई एच टू माइनस एच वन। सीओपी जो होगा बेसिकली आर ई डिवाइडेड बाई एच टू माइनस एच वन हो गया, ठीक है। ये एच टू माइनस एच वन आर ई की जगह पर हम ये पुट कर लेंगे, दिस माइनस दिस, ये कर लिया हमने। और सीओपी इक्वल टू मास प्रोडक्ट का टर्म में भी यहाँ पे लिख लिया हमने, आर सी बाई इनपुट भी लिख लिया, ठीक है। मेन बात ये कि देखो, सीओपी इक्वल टू आर सी बाई बी इनपुट, ये हो गया। अब पी इनपुट क्या है, पी इनपुट का मतलब हो गया कंप्रेसर, ठीक है। अब कंप्रेसर, ये जो पी इनपुट है ये एक्चुअल है। अब थ्योरेटिकली अगर बात करें, आर सी इक्वल टू मास फ्लो एच फोर माइनस एच वन हो गया, ठीक है। अब पी इनपुट थ्योरेटिकल इक्वल टू पी इनपुट जो हमारा है, पी इनपुट जो यहाँ पर है, थ्योरेटिकल क्या होगा, मास फ्लो टाइम एच टू माइनस एच वन हो गया, तो वही किया हुआ है, एच टू माइनस वन किया हुआ है। तो देयर पर सी ओ पी इक्वल टू थ्योरेटिकली बात करेंगे तो आर सी बाई पी इनपुट हो गया, ठीक है।
अब एक्चुअली अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा फ्रिक्शन वगैरह आया होगा, ज़्यादा लगा होगा, तो आरसी जो होगा बेसिकली एम एच वन माइनस एच फोर होगा। ठीक है, वो सेम रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये तो डिप्रेशन इफेक्ट है। लेकिन देखो कंप्रेसर वाले कम में जितना थ्रिटिकली है स्टूडेंट से ज़्यादा लगेगा ना, कुछ लॉस यहाँ पर होगा। तो वही है, हम क्या करेंगे, पी इनपुट जो हम निकाल लेंगे एक्चुअल जो होगा वो बेसिकली थ्रिटिकली जो निकल के आया है डिवाइड बाई उसका जो मैकेनिकल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई उसका जो एडियाबेटिक एफिशिएंसी है कंप्रेसर का, जो जो एफिशिएंसी है गुना कर दो। ठीक है, वही आ गया। तो सीओपी विल बी, यहाँ से देयरफॉर सीओपी इक्वल टू रिफ्लेक्शन इफेक्ट डिवाइडेड बाई पावर एक्चुअल। ठीक है, तो एक्चुअल पावर कैसे निकल के आया, तो जो थ्योरेटिकल पावर लग रहा था मतलब एम मास प्रोडक्ट टाइम एच टू माइनस एच वन डिवाइडेड बाई जो जो एफिशिएंसी दिया हुआ है कंप्रेसर का, मैकेनिकल एडियाबेटिक सब गुना कर दो, तो जो भी आया पावर मतलब एक्चुअल पावर जो होगा थ्योरेटिकल पावर ये है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, दोनों एफिशिएंसी का प्रोडक्ट, अब वो हमारा निकल के आ गया एक्चुअल, तो सीओपी इक्वल टू आर सी बाई पी एक्चुअल। ठीक है, हटाओ। पावर ऑफ कंप्रेसर मोटर, पावर ऑफ कंप्रेसर मोटर कंसीडरिंग एडियाबेटिक एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पी कंप्रेसर इक्वल टू एच टू माइनस एच वन हो गया, थ्योरेटिकल हो गया, एक्चुअल बोलेगा तो भाई एडियाबेटिक मैकेनिकल दोनों का गुना करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा दैट। अब क्या बोल रहा है कि भाई मास फ्लो रेट एज्यूमिंग सीओपी रिलेटिव इक्वल टू 0.75, मास फ्लो रेट निकालना है आपको, ये एज्यूम करना है कि सीओपी रिलेटिव सीओपी जो है 0.75% है। देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 0.75 टाइम है, मतलब आर ई एक्चुअल जो है, एक्चुअल आर जो होगा क्या बोला है कि सीओपी रिलेटिव 0.75 है, कहने का मतलब जो एक्चुअल सीओपी होगा वो 0.5 टाइम क्रिटिकल का है। इसका मतलब वही है, रिलेटिव सीओपी करने का मतलब जो थ्योरेटिकली आप निकाल रहे हो एक्चुअल जो होगा 0.75 टाइप्स होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। देखो इसलिए मैंने लेक्चर बनाया है ताकि आपको पता रहे कि अगर इस तरह से लैंग्वेज लिख के देगा क्वेश्चन में तो करना क्या है अपन को, हमें करना तो आता ही है, बस देखना है कि भाई जो लैंग्वेज लिखा है लैंग्वेज को हमें समझना है, तो समझने के लिए मैंने बनाया है इसको। तो आर ई एक्चुअल इक्वल टू 0.75 टाइम, अब हम बना लेंगे ना, ये मालूम चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन इफेक्ट क्या होगा, 1 - 4 होगा, तो वही किया हमने। ठीक है, और सिंपली ये सब छोड़ो, चलो यहाँ पे सिंपली आओ, सिंपली क्या है, सिंपली यूज टी आर इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू आर ई, है ना। जो टी आर अगर दिया होगा वो टी आर क्या है, मास फ्लो रेट इंटू आर ई है, तो थ्योरेटिकल मास फ्लो रेट में यहाँ से निकल के आ गया। आर ई क्या है, आर ई मतलब ये 1 से लेकर 4 के बीच का डिफरेंस, और टी आर दिया हुआ था तो थ्योरेटिकल पावर निकल निकल के आ गया। अब कंसिडरिंग द सी ओ पी रिलेटिव इक्वल टू 0.75 टाइम्स एक्चुअल मास विल बी व्हाट, एक्चुअल मास विल बी थ्योरेटिकल मास से जो निकल के आया है 0.75 टाइम्स, है ना। भाई अगर सीओपी जो है 0.75 टाइम्स ही है तो मतलब कि मास प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीओपी रिलेटिव दिया होगा तो हमें मास प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि जनरली जो मास प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं उसको 0.75 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एक्चुअल मास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि भाई एक्चुअल निकाल लो 0.75 कर करके, फिर आर ई एक्चुअल इंटू मास एक्चुअल इक्वल टू टी आर होता है, मतलब जो दिया हुआ टी आर है मान लो 35 दे दिया है कि टी आर इक्वल टू 35 किलो वाट, तो 35 किलो वाट इक्वल टू मास प्रोडक्ट इंटू 1 - 4 करोगे तो वहाँ से जो आर ई आएगा, वहाँ से जो मास प्रोडक्ट आएगा वो थ्रिटिकल है, अब 0.75 से डिवाइड करो, या फिर इसी में जो ये एच वन मैंने एच फोर लिख रहे हो आगे गुना कर लो पहले ही। ठीक है, बात देखिए, टू फाइंड द मास फ्लो रेट इन केस ऑफ हीट पंप, हीट पंप देखो हीट पंप दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि हीट पंप के लिए आर ई जो होगा वो Q1 हो जाएगा। ठीक है, हीट पंप है तो हमारा रिफ्लेक्शन इफेक्ट क्या है, ये है, गिवन हीट रिक्वायर्ड टू बी पम्प्ड इज 100 मेगा जूल पर आवर, तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट हीट पंप के लिए ये वाला हो गया 3 2 हो गया। ठीक है, यूज Q2 to 3 इक्वल टू 100 मेगा जूल पर आवर, यहाँ दिया हुआ है कि हीट रिक्वायर्ड टू बी पम्प, इतना हीट को पंप करना है, तो Q23 विल बी इक्वल टू 100 मेगा जूल पर आवर, मान लेते हैं कि जूल किलो जूल पर सेकंड में इतना आ गया। अब एक्स जो हमारा है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट इंटू एस टू माइनस एस थ्री लिख सकते हैं, जैसे पहले हम लिखते थे टी आर इक्वल टू एम एच वन माइनस एच फोर, रेफ्रिजरेशन के लिए था ये, तो हीट पंप के लिए हमारा ये हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि सीओपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सीओपी ऑफ द सिस्टम जो होगा एस टू माइनस एस थ्री डिवाइडेड बाई एस टू माइनस एच वन होगा। ठीक है दोस्त, क्रिटिकल पावर टू रन द कंप्रेसर, दैट इज वेरी सिंपल, एम इंटू एस टू माइनस एच वन हो गया। ठीक है, सब कूलिंग अचीव्ड इन द हीट एक्सचेंजर क्या, डेल्टा टी। अब पूछ रहा है कि सब कूलिंग अचीव इन द हीट एक्सचेंजर, सब कूलिंग बताओ, सब कूलिंग किसके टर्म में निकालेंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में निकालेंगे कि भाई सब कूलिंग क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस। रेफ्रिजरेशन इन द टन, बाई टन में निकालना है रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन इक्वल टू मास इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एच वन माइनस एच फोर हो गया, दैट इज रेफ्रिजरेशन इन द टन, सिंपल बात है, उसको कन्वर्ट कर देना। 1 टी आर क्या होता है, 1 टी आर इक्वल टू 3.5 किलो वाट होता है। ठीक है, और
which is equal to 210 kilojoule per minute. Okay, power input to compressor if efficiency equal to 90% दिया हुआ है. पावर इनपुट टू कंप्रेसर कितना होगा अगर एफिशिएंसी 90% में दे रखा है. ठीक है, मैकेनिकल तो पावर जो होगा हमारा भाई 0.9 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है. अब देखो यहाँ पर हम एक कुछ लेकर के आपके लिए लास्ट में भी, ये लास्ट पढ़ना हो सकता है आपके लिए इस लेक्चर का. देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1. ठीक है, इस तरह से है. अब H6 जो हमारा ये कभी भी चार्ट बनाते हैं, टीएस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट अगर मान लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये इसका एनर्जी मान लो कि ए है, इसके रेफरेंस में ही इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो जीरो मान लेते हैं. ठीक है, तो H4 इक्वल टू H5 होगा. ये वाला और ये वाला बराबर आपको पता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आइसेंथैल्पिक है. 4 से लेके 6 में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो 6 से लेकर 5 में भी होगा. क्यों? क्योंकि भाई इसको अगर इसका एनर्जी जीरो माना और हमने ये बोला कि ये बराबर ये है, तो मतलब ये 4 से 6 बराबर 6 से 5 भी होगा. ठीक है दोस्त, याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आता है. तो यानी कि यहाँ पर जो ये लिक्विड साइड है ना, रीजन ये डायग्राम का, ये लिक्विड साइड है, ये वेपर साइड है. तो यहाँ पे सीपी लिक्विड यूज करेंगे, तो सीपी लिक्विड T4 माइनस T6 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ का एनर्जी कितना होगा बताओ. देखो H6 से लेके एक्स, ये 6 से लेके 1 के जो पॉइंट है डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एच एफ जी बोलेंगे. ठीक है, तो एच एफ जी जो होगा या फिर H16 का कुछ फ्रैक्शन है. क्या फ्रैक्शन है यहाँ का, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा इस पॉइंट का X5. ठीक है, तो X5 इंटू ये डिफरेंस H16. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा. अगर दिया होगा तो कुछ अननोन क्वांटिटी है तो वो निकल के आ जाएगा. दूसरा ये देखो S1 से लेकर S6, ये 1 से लेकर के 6 के बीच के जो यहाँ से लेकर यहाँ का जो इंट्रोपी का चेंज है, दैट विल बी इंट्रोपी चेंज फ्रॉम 6 टू 4 प्लस इंट्रोपी चेंज फ्रॉम 4 टू 3 प्लस इंट्रोपी चेंज फ्रॉम 3 टू 2. ठीक है, S4 से 6, S4 से 2, S1 से लेके 6 का जो इंट्रोपी है 4 से लेके 6 प्लस 4 से लेके 2 प्लस 4 से लेकर के 2, यानी कि 4 से 3, 3 से 2. ओके, इस तरह से आएगा. अब ये 4 से लेके 4 में क्या एंट्रोपी होगा, तो यहाँ पे CpLN T2/T1 करेंगे. ठीक है, वही क्या CpLN T2/T1 किया. अब इस वाले में फेज चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी H4 से लेके H3 यानी कि बेसिकली वो HFG हो गया. ठीक है, HFG/T हो जाएगा. ठीक, क्या होगा, ये वाला टेम्परेचर जो होगा, जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, तो वही किया है. सॉरी, अब ये क्या है, फिर से टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो CpLN T2/T1 एंट्रोपी हो गया. ठीक है, हमने निकाल लिया. वर्क कंप्रेसर क्या होगा, कंप्रेसर काम क्या होगा, दिस 2 - 1 हो गया, सिंपल है ना. ये एक तो ये भी निकल गया. दूसरा क्या होगा कि जो कम यहाँ पे कंप्रेसर है, यहाँ पे पंप तो है नहीं रैंकाइन की तरह. ठीक है, ये इस वाले में एनर्जी कुछ होता नहीं है, एनर्जी चाहिए नहीं होता है, तो बस एनर्जी का जो ट्रांजेक्शन है फर्स्ट लग क्या करता है, साइक्लिक Q इक्वल टू साइक्लिक वर्क. तो यहाँ पे वर्क लगा, या तो यहाँ से माइनस ये कर लो, H2 माइनस H1 कर लो, या फिर यहाँ पे क्यू रिजेक्शन और ये क्यू एडिशन माइनस क्यू रिजेक्शन करेंगे, वो भी आ जाएगा. मतलब H2 से लेके 4 का जो H इंथैल्पी होगा उसमें से 5 से 1 घटाओ, यहाँ से लेकर के ये वाला घटाओ. ठीक है, ठीक है, यही वाला तो पोर्शन है. प्रोसेस साइकिल हमारा ये से यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो ये से लेके ये वाला. ठीक है, तो हमने ये कर दिया, इस तरह से हो गया हमारा. तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. वैसे ये एग्जाम में जो है ना छोटा छोटा पॉइंट दिया रहता है, और हमें जब सारा कुछ पता होता है कि हाँ मुझे फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आपको एनालाइज करना है कि भाई क्या दिया है, हमको क्या निकालना है. तो कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी होते हैं, जैसे कि ये वाला चीज़ कि भाई 4 से लेके जो 6 पॉइंट है वो 6 से लेके 5 भी होगा. ये बहुत रामबाण है, कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम करने में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा. गेट का हो, एसी का हो, आपको यूज करना है. ठीक है, और दूसरा ये हो गया कि हमारा ये इंट्रोपी का टर्म भी हम लिखेंगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रोपी प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक. तो टेम्परेचर वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो. एक बार गेट में कुछ दिया था. ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है. और क्यू पंप जो है हमेशा ये नहीं कि ये मैंने ये खोज रहे हैं फाड़ फाड़ के, भाई ये इंथैल्पी नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा. तुम ये भी देखो ना, क्या पता तुम्हारे पास ये वाला टर्म दिया हो और ये वाला टर्म भी दिया हो, तो घटा दो, सिंपल बात है, निकल के आ गया. दैट्स इट इन दिस लेक्चर. थैंक यू गाइज, बाय बाय.